सारा बनाम बड़ी बहस में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। बंगाल की बिसात, जी हां, चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां कुछ इस तरह से उबाल ले रही हैं कि रोजाना कहीं ना कहीं रैलियां हो रही हैं और इन रैलियों में उपद्रव, पथराव, खून खराबा जमकर होने लगा है। मंगलवार को मिदनापुर में भारतीय जनता पार्टी की रैली में हुए ताजा पत्थरबाजी और बम चलाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान भी सामने आया कि मेरी बैठकों में भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम भगदड़ मचाते रहे हैं, अब हम भी इनकी बैठकों में लोगों को भेजेंगे। गौरतलब है कि ममता बनर्जी के बयान से साफ है कि उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लेफ्ट भी है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस के साथ मिलकर बंगाल में ताल ठोकना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को साथ आने का चारा भी फेंका है और जवाब में कांग्रेस ने ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के विलय का प्रस्ताव भेज दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल को किसी के हाथ बिकने नहीं दूंगी कहकर वोटर के सामने खुद को बंगाल का सबसे बड़ा रहनुमा पेश करने की कोशिश भी की है। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में मजबूत होती पकड़ की काट के तौर पर शिवसेना का दांव और एआईएमआईएम के काडर वोटों की काट के लिए जेएमएम जैसी छोटे दलों के चुनावी ऐलान से भी लगता है कि ममता को इससे राहत मिल सकती है। – 2007 से लेफ्ट का किला ढहाने के लिए लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर 2011 में कामयाबी की राह पर पहुंची ममता बनर्जी ने एक बार फिर नंदीग्राम का दामन पकड़ा है। यूं तो ममता बनर्जी भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन नंदीग्राम से विधायक और अपने खासम खास शुभेंदु के भारतीय जनता पार्टी में चले जाने से बिफरी ममता बनर्जी ने शुभेंदु और भारतीय जनता पार्टी दोनों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। तीसरी बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में चित्त करने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भी न्योता भेजा। हालांकि कांग्रेस की पेशकश से लगता है कि टीएमसी और कांग्रेस की दोस्ती मुश्किल ही है, लेकिन अब यह तो मानना पड़ेगा कि बंगाल के चुनाव में देश के छोटे बड़े दलों की बढ़ती दिलचस्पी और कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष के चलते दंगे और उथल पुथल से भरा रहने वाला है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तब ये हाल है। बंगाल में ममता वाकई लौटेंगी या भारतीय जनता पार्टी अपने 200 के दावे पर खरा उतरने वाली है, ये तो चुनावों के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। और चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन 294 सीटों वाली विधानसभा में ममता बनर्जी को 158 सीट मिलने का एक सर्वे ने अनुमान अभी से दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने 2016 में 211 सीटें जीती थी। सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। अब देखना यह है कि बंगाल की बिसात पर किसके मोहरे कितने फिट बैठते हैं और अपने आप को साबित करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा कर रही है कि 2021 बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई का साल होगा। बंगाल की बिसात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता नीरज राय हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कौशिक एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजय जी आपका रुख करूंगा आज। संजय गुप्ता जी, कभी जेपी नड्डा का बंगाल दौरा, कभी अमित शाह का बंगाल दौरा, पूरी ताकत झोंक दी है। आपको कहा गया है कि आप विलय कर लीजिए और नहीं, आपको कहा गया है कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप कह रहे हैं विलय कर लीजिए। किस तरीके से आप अपनी पार्टी का दमखम देख रहे हैं बंगाल में, क्योंकि दावे भारतीय जनता पार्टी के करें, तृणमूल कांग्रेस के करें, दोनों अपनी सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस कहाँ? देखिए, जिस तरह के हालात आज बंगाल के अंदर है, मैं कहना चाहता हूँ इससे बेहतर बंगाल की स्थिति मैं समझता हूँ। विकास के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बात कर रहे हैं धार्मिक आस्थाओं के ऊपर बात की जा रही है, लोगों को लड़ाई झगड़े और उन्माद की तरफ धकेला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वहाँ चुनी हुई राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, या जो लोग 200 की सीटों का दावा वहाँ पे कर रहे हैं कि हमें मिलेंगी, उन्हें बताना चाहिए उनका एक विकास के प्रति क्या एक एजेंडा है। ज़रा बता दें कि केंद्र की कितनी नीतियों से क्या बंगाली मनुष्य को वहाँ फ़ायदा हुआ। हमें बता दें दीदी वहाँ पर कि किस तरह के डेवलपमेंट के वादे उन्होंने पिछले चुनाव में किए थे, क्या पूरे हो गए हैं, क्या भ्रष्टाचार वहाँ से हट गया है, क्या नौजवान को नौकरी मिल गई है, क्या किसानों को अधिकार मिल गए हैं, क्या वहाँ पे नौकरियाँ आम गरीब आदमी को मिल गई है, क्या क्या काम वहाँ उन्होंने कर दिए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट कर दिया गया है। हम बात करना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग वहाँ डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, रोज़गार के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, बंगाली
जो एक अस्मिता है उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। और इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर किसी का साथ लिया जाए या इसको, ये सब बातें गौण है। विकास महत्वपूर्ण है और विकास के मुद्दे पे कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, पूरे दमखम से लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी। अलायंसेस की बात है, चुनाव आते आते अलायंसेस भी तय किए जाएंगे। और मैं कहता हूँ उसके अंदर विषय वही है कि देश को और बंगाल को इस जलती हुई आग से बचाने का जो मुद्दा है वो कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया है। अलग अलग लड़ेंगे तो नहीं बचा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, ये इशारा बार बार ममता बनर्जी कर रही है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। आपके पास आऊँगा, संजय सिंह बीजेपी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी ताकत आप लोगों ने झोंक दी है। 30 जनवरी को अमित शाह भी वहाँ पर जाने वाले हैं, बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। जेपी नड्डा का भी दौरा लगातार चल रहा है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पर जा रहे हैं। सर्वे हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ लहर है वहाँ पर। 10 साल का जो शासन है उसके बाद अब लोग थोड़ा बदलाव चाह रहे हैं। लगता है आपको सत्ता की चाबी आपके हाथ में लगेगी, उतना बदलाव दिखाई देगा? देखिए, मैं आपको इस बात को तो नहीं कह सकता कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन इतना तय है कि सत्ता की चाबी ममता बनर्जी के पास नहीं रहेगी। अब आज के उनके स्टेटमेंट से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन्होंने, आज तक हर पार्टी उनको यही कहती रही कि वो आक्रांतवादी विचारधारा की हैं, वो पहले मार्क्सवाद विचारधारा था, अब आक्रांतवाद विचारधारा चल रहा है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये सब बातें आरोप लगती थी। लेकिन आज स्वयं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात को कहा कि अब जहां कहीं भी रैली होगी हम उस रैली में उपद्रव करवाएंगे। ये एक आक्रांता का, किसी भी बड़े नेता के विचार का सबसे बड़ा प्रदर्शन के रूप में उन्होंने आप पे भी आरोप लगाया कि बीजेपी इस तरीके की आरोप कर रही है। अब हम ये करेंगे। आरोप प्रत्यारोप एक अलग विषय है, लेकिन स्वीकारात्मक बात कहना ये अलग विषय है। और राजनीति में स्वीकारात्मक भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उन्होंने भली भांति इसको स्वीकार किया है कि हम करेंगे, इसका मतलब हम कर रहे थे। और इसी आक्रांत से, इसी व्यवस्था से, इसी दुष्टीकरण व्यवस्था से बंगाल को बचाने का प्रण लिया है भाजपा सरकार ने। एक बार भाजपा सरकार ने लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी इस बार बंगाल में आएगी और बंगालियों को जो एक था ना कि उनकी जमीन से लगा, उनके मनुष्य की इज्जत होनी चाहिए, ये तीनों विषयों पर उनको एक सफलता मिलेगी। उनका अपना उद्देश्य कैसे पूरा होगा। आप किराए के नेता से वहां पर लेकर के आएंगे, बाहर से लाए हुए नेताओं से लाएंगे, यहाँ कोई आपने नेता तय किया कौन नेतृत्व करेगा बताइए ना। भारतीय प्रजातंत्र में भारत के प्रदेश में जन्म लेने वाला हर नागरिक भारतीय है। अस्मिता की बात करेंगे, किराए की भाषा में बोलकर सोनिया गांधी कहीं जाती तो क्या किराए पे जाती है? मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी क्या किराएदार है? लक्ष्मण दिलाएंगे? राहुल गांधी किराएदार है? कैसी भाषा का प्रयोग करते हो आप? किस आदर्श आप भारतीय संविधान को नहीं जानते हो? आप किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आ गए यहाँ पे? आदर्शों पर आप अमित शाह को किराएदार कर रहे हो, आप जेपी नड्डा को किराएदार कर रहे हो, तरह की बात फिर बोलो कि आपका राहुल गांधी किराएदार है। शुभेंदु अधिकारी आपका सोनिया गांधी आपने सीडी जारी की थी, वही है ना शारदा घोटाले वाले आपके बताइए। चलिए एक एक आता हूं आपके पास। नीरज राय टीएमसी के लीडर में हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, कई सर्वे एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सर्वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की वापसी होगी। भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि ममता बनर्जी के हाथ में कुर्सी की चाबी शायद ना हो। आपका क्या रिएक्शन है? और जिस तरीके से हिंसा होनी शुरू हुई है बंगाल में, उसको देखते हुए टीएमसी का क्या कहना है? देखिए भूपेश भाई, भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है और करती क्या है यह तो हम 6.5 साल से देख रहे हैं। वह 9.5 साल से वहां पे और 6.5 साल से देश देख रहा है कि ये लोग क्या करते जा रहे हैं। और रही बात सत्ता में आना नो आना, आपके चैनल पे भी मैं बार बार बोला हूँ कि वहां से बेहतर योजना अगर लेकर जाते हैं तो जनता किसी को भी स्वीकार करती है। और ममता बनर्जी पे जो संजय सिंह जी आरोप लगा रहे थे, भाई साहब आपका आरोप बहुत उचित है। उचित उस जगह पे है कि आप इतने दिनों से हमारे ऊपर अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करते जा रहे थे और आज हमने बोल दिया तो आपको मिर्ची लग गई। अगर मिर्ची ही लगनी थी तो आप दिलीप घोष को विक्षिप्त जो मानसिकता का परिचय दे रहे थे कि हिंदू के लड़के शस्त्र उठाएं, अगर आप पूछते कि क्या दिलीप घोष जी आप अपने लड़के को दे रहे हैं शस्त्र, कि सिर्फ हिंदू जनता को आप शस्त्र उठाने की बात दे रहे हैं? देखिए बात यह संजय भाई, आप हो हम हो कोई भी यहाँ बैठे हुए पैनल में जितने लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए सबसे पहले समाज होना चाहिए, प्रदेश और देश होना चाहिए। वो हमारी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, वहां पर भूपेश भाई जो हमारे खिलाफ जो माहौल जनता नहीं दिखा रही है, हमारे खिलाफ माहौल भारतीय जनता पार्टी 6.5 साल में जो देश के अंदर विफल
अपनी योजनाओं में लोगों के सामने दिख रही है, उसको ये बताना चाह रही है कि हम बंगाल में फतह कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि देश का प्रधानमंत्री को भी आप लोग इतने स्तर पर लेके चले जा रहे हो, गृह मंत्री को, जो कि बंगाल में को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री से अनाप शनाप अपने बातों को बोल रहे हैं। भाई साहब, एक इज्जत होती है ना संविधान के तहत देखा जाए देश के प्रधानमंत्री का। आप वहां पे एक मजबूत चेहरा दे दीजिए जो ममता बनर्जी को उनके टीएमसी का कहना है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी रैलियों में कर रही है, अब हम उनकी रैलियों में अगर करेंगे तो उनको दिक्कत क्यों हो रही है। नीरज, आऊंगा आपके पास। सुनील कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया है। अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, रैलियों में डंडे चल रहे हैं, पत्थरों से एक दूसरे के सर फोड़े जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। और अगर टीएमसी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए। कैसा भीषण चुनाव होने वाला है? नहीं, देखो, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। जब सत्ता के संघर्ष के लिए जब एक दल से दूसरे राजनीतिक दल पर सत्ता जाती है और जब वहाँ सत्ता का संघर्ष होता है तो ऐसे ही होता है वहाँ पश्चिम बंगाल में। यदि आप 4 दशक का पूरा उठा करके देख लें, ममता दीदी पर जब वहाँ सत्ता आई उस समय के चुनावों को आप देखें, या जिस समय लेफ्ट की सरकार थी, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब सत्ता का संघर्ष होता है और लगता है किसी राजनीतिक दल को कि हम सत्ता के केंद्र तक पहुंच सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वही जो आज देखने को मिल रहा है वही है। यदि हम लोकसभा के चुनावों की बात करें तो 2014 से 2019 के बीच में, जहां 2014 में बीजेपी को 17% के आसपास वोट मिला, वो यहाँ 40 के आसपास हो गया। आप जहां 2014 में जहां 2 सीटें मिली, वहाँ 2019 में इनकी 18 सीटें हो गई, 130 विधानसभाओं पे इनको लीड मिला। तो कोई भी राजनीतिक दल होगा जब उसको इतना लग रहा है कि इतनी बड़ी छलांग हमें वोटों में मिल रही है, इतना बड़ा लोगों का जुड़ाव हमारी पार्टी के साथ हो रहा है, तो जो देखने को मिल रहा है वो होगा। दूसरी बात, जो जितनी भी राजनीतिक दलों को आप देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की तुलना करो चाहे किसी भी अन्य प्रदेश की तुलना करो, कि जब जो सत्ता में केंद्र में जो होती है राजनीतिक पार्टी, जब उसके लोग छोड़ के जाने लगें, जब कहीं ना कहीं ऐसी दुविधा आ जाए कि वो अपनी पार्टी से उनका मोह भंग होने लगे, तो निश्चित तौर से हम जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि किसी दूसरे राजनीतिक दल की सत्ता आने वाली है। और वो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है कि जितने भी बड़े बड़े ममता दीदी के साथ जो नेता थे, जितने भी खास उनके सलाहकार थे, जिन्होंने कभी सत्ता के संघर्ष के लिए वो अंदर की कहानियां, वो अंदर की व्यवस्थाएं उनको पता है कि किस तरीके से ममता दीदी ने सत्ता का संघर्ष करके चाबी पाई है, वो आज लगभग सारे बीजेपी की तरफ मुड़ गए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ रहे हैं। तो ये जो दौर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल, और दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि ऐसा नहीं कि बीजेपी के ऊपर हमला हो रहे हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस कमजोर है वहां बीजेपी के लोग भी हमला कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक की भी हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के विधायक की भी हत्या हुई है। भवानीपुर की जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है ममता बनर्जी। भवानीपुर से भी लड़ेंगी और नंदीग्राम से भी लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि अपनी हार को वो भांप चुकी हैं, इसलिए सेफ जगह पर जाकर वो चुनाव लड़ना चाह रही हैं। 2 जगह लड़ेंगी तो कहीं तो शायद जीत जाएंगी। दिलीप घोष को यह स्टेटमेंट देने से पहले भूपेश भाई उपचुनाव का हालात देखना चाहिए कि जो इनकी सीट थी उसको छोड़ के जो लोकसभा जीते थे वो सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में आ गई। वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, वो मानसिक स्तर से विक्षिप्त इंसान है। मैं बार बार बोल चुका हूँ इसको। और रही बात डॉक्टर सुनील कौशिक जी का, भाई साहब राजनीतिक विश्लेषक भी आप हैं और आपने एक अच्छा शब्द भी बोला था कि वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां और स्थितियां रहती हैं अदर प्रदेशों से दूसरे तरीके से होती हैं। तो अगर देश के अंदर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ग्राम पंचायत स्तर पर मोदी जी के चेहरा को ही ला रही है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी जी का चेहरा वहां की जनता के लिए अच्छा नहीं है? अच्छा है। और वहां की राजनीतिक हकीकत शुरू से यही बोलती रही है कि एक वहां पे मास लीडर हुआ करते थे, जितना मैं जानता हूं। वो पीछे से देख लीजिए, लेफ्ट की रही सरकार या कांग्रेस की रही हो या तृणमूल कांग्रेस की रही है, तो मास लीडर है वहां पे। रही बात लोगों को पार्टी छोड़ के जाने की, तो बंगाल में वही लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जिनको कि 2019 चुनाव से पहले और बाद में भी भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर गरियाती रही है। और भारतीय जनता पार्टी से भी तो लोग जा रहे हैं, लेकिन उनको फोकस नहीं किया जा रहा है। इनसे वही लोग जा रहे हैं जो कि इनके लिए उस समय नहीं जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 18 सीटों पे जा सकती है। उदाहरण स्वरूप दूंगा तो लंबा समय हो जाएगा, समय का बाउंडेशन है।
और रही बात 17% से 40% जाने की, तो डॉक्टर साहब आप हमसे ज्यादा विशेषज्ञ हैं। उस समय हमको परेशानी तब होती जब 45% जो हमारा वोट शेयर था वो 44 से 30 से नीचे या 30 से ऊपर आ जाता, तब हमारे लिए खतरे की घंटी थी। शेयरिंग को डिवाइड करना या आगे वाला जो केंद्र है वो कितना कम हुआ यह भी तो मायने रखता है ना। कि संजय सिंह जी, बढ़ने वाले को दिखाया जाता है। AIMIM, JDU, शिवसेना, तमाम और छोटे दल अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वो नुकसान करेंगे, क्योंकि आप के ऊपर आरोप ये लगता है कि मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, मुस्लिम वोटों की काट के लिए आप AIMIM को लड़वा देते हैं, और अब हिंदू वोटों की काट के लिए यही चाल विपक्ष ने चली है। शिवसेना कह रही है कि सभी सीटों पर लड़ेंगे, अगर कुछ वोट भी आपके काटते हैं तो डेंट होगा। देखिए, मैंने बताया आपको, पहले भी चैनल में बोल चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि AIMIM खड़ा है, जदयू खड़ा है, शिवसेना खड़ा है, कौन खड़ा है। पब्लिक अपना मन मिजाज बना लेती है और पब्लिक को ये पता होता है कि इस बार कौन विरोध में ममता बनर्जी को कौन टक्कर दे रहा है। लेकिन पब्लिक ये भी तो देखेगी ना कि आपके घटक दल ही आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो वजह क्या है? हमारे घटक दल बिहार के अंदर हमारे पार्टनर हैं, हमारे घटक दल हैं। बिहार के अंदर जदयू और बीजेपी का समझौता है, पूरे राष्ट्र लेवल पर नहीं है। और हम इस बात को लेकर नहीं चले कि अगर हमारा बिहार के अंदर समझौता है, एक मिनट, अगर बिहार के अंदर समझौता है तो हम उस समझौते का अनुपालन जो है पूरे राष्ट्र के अंदर करेंगे। AIM, JDU, शिवसेना, छोटे और नेता, छोटे और दल है, इनसे डर लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा संकेत दिया है कि हमें किसी से डर लग रहा है? हमने कभी संकेत नहीं दिया है। हमें तो और मजबूती से लड़ना है, हमारे अपनी स्ट्रेटजी को और ज्यादा आगे बढ़ाना है कि हम इनसे भी कैसे, इनकी चुनौती को भी कैसे स्वीकार करें। हम अगर सकारात्मक उद्देश्य से चुनाव नहीं लड़ेंगे, देखिए अगर हम सकारात्मक उद्देश्य से चुनाव नहीं लड़ेंगे तभी तो कितनी पार्टियां आएंगी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र इसी का नाम है। 200 पार्टी खड़ी हो जाएगी। क्या ममता बनर्जी प्रेम का जाल बिछाकर वहां सत्ता में आई थी? क्या ममता बनर्जी बिना कांग्रेस को हाथ पहुंचाते हुए आई थी? क्या बंगाल में नहीं आई थी? बंगाल में कांग्रेस को तोड़ फोड़ करके वो पूरे तब बंगाल के अंदर आई। कांग्रेस के बेस पर, नाव पर चढ़कर फिर कांग्रेस का बनाया हुआ बेस पर उन्होंने राजनीति करी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी अलग से प्रतिभा दिखाई और उसके बाद संघर्ष करके सत्ता में आई। ऐसा नहीं है। ये हर पार्टी का है, ये जनता को सोचना है। हम अपने विचारों को सबके समक्ष रख रहे हैं। बंगाल का विकास चाहिए तो चाहिए। आज एक सवाल हर किसी के जुबान पर है। मैं आपको बता दूं, साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी भी अपना रही है चुनाव जीतने के लिए। साम दाम दंड भेद तृणमूल कांग्रेस भी अपना रही है। आप लोगों को पता है कि अगर विपक्ष इकट्ठा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर दिखाई दे रहा है। तो क्यों आप, जब ममता बनर्जी ने आपको अपने पाले में आने के लिए कहा तो आप उनको ऐसी शर्त रख रहे हैं जिसको वो सिरे से नकारेंगे ही? आप कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लीजिए। क्यों नहीं आप लोग इकट्ठे होकर लड़ते बीजेपी के खिलाफ? भूपेश जी, वो तृणमूल कांग्रेस में निकली हुई एक शाखा है। वो बात दूसरी, समय रहते उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना और कांग्रेस की ही वो अध्यक्ष रही वहाँ युवा कांग्रेस की, ममता बनर्जी। और मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है। उसके लिए कितना भी नीचे जाना पड़े, कितना भी गिरना पड़े, कितना भी साम दाम दंड भेद की जो हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस तरह से अवमूल्यन कभी राजनीति का, भाई साहब सुनील जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं क्षमा चाहूँगा, उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। इतना अवमूल्यन राजनीति का बंगाल में भी और पूरे देश के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ। अरे बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़ रहे? मेरा सवाल ये है। मैं वही बात आपसे कहने जा रहा हूँ। बिल्कुल इकट्ठे होकर लड़ेंगे, अभी स्ट्रेटेजी बनने वाली है, बनेगी और अभी सामने परिदृश्य आएगा। परंतु देश को धर्म के नाम पर, देश को मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग आज शुभेंदु अधिकारी को क्यों लेते हैं, मुकुल राय को क्यों ले लेते हैं, हेमानंद बिस्वा इनका फेस क्यों रहा है असम के अंदर? मैं पूछना चाहता हूं कौन सा गंगा जल इन लोगों के पास है? और भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता प्राप्ति के लिए, केवल विकास के लिए नहीं है। इन्होंने एक बात नहीं बताई कि किस तरह से विकास करेंगे। ये धार्मिक भावनाओं को वहां पर दोहन करके लोगों को, भाई को हिंदू को मुस्लिम, रामजादे हरामजादे की बात करने वाले लोग आज वहां पर किसी भी तरीके से बंगाल के अंदर आग लगा करके वहां पे सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं। एकमात्र 200 का इन्होंने आंकड़ा तय किया है और मैं कहता हूं ये अपने आप में शर्मनाक है। इस तरह के लोग या इस तरह की पार्टी वहां सत्ता में आती है तो ये शर्मनाक होगा बंगाल के लिए। और हम नीरज, आने वाले दिनों में हम आने नहीं देंगे। जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि रणनीतियां बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं, जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे और रणनीति बदलेगी। आप देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के साथ कुछ और घटक दल, कांग्रेस आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी, कुछ ऐसा गठबंधन बना लेंगे आप, कुनबा बढ़ेगा टीएमसी का?
देखिए, कुनबा बढ़ाने की बात है, संजय गुप्ता भाई सब सही कह रहे हैं कि आगे जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे स्थितियां और परिस्थितियां बदलती रहती है। लेकिन बड़े भाई संजय सिंह जी से भी एक थोड़ा सा मैं बात बोलना चाहूंगा। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, ये बताइए, आप लोग कांग्रेस और टीएमसी के तमाम दलों को आप लोग तो खूब बोलते हैं, लेकिन आप लोग कभी ये सोचते हैं कि आप लोगों के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी उसी कांग्रेस से निकले हुए हैं जिस कांग्रेस में 2 बार मंत्री रहे हैं, 2 बार चुनाव हार के भी मंत्री बनते रहे। अब बताइए, वो मुस्लिम लीग में भी मंत्री रहे। तो ऐसी परिस्थितियों से आप लोग किनारा मत कर लीजिए कि कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी नहीं रही देश में। और आज जितने भी देश के अंदर पार्टियां हैं कांग्रेस से ही निकलकर आई हुई हैं। और रही बात भूपेश भाई कि घटक दल कौन बन के निकल के किसके साथ आ रहा है, तो जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा वैसे वैसे बहुत अच्छी स्थिति क्लियर होती जाएगी। 6.5 साल से ये लोग देश को तो भ्रमित करके रखे, देश को अपना विकास का एजेंडा बता नहीं पाए। रेल को बेचकर ये लोग बुलेट की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और बंगाल में जा रहे हैं विकास करने के। हम चल रहे हैं बंगाल में विकास करने। भाई साहब, देश की सत्ता बड़ा सोच समझ के देश की जनता ने 2 मर्तबा दिया है आपको। अगर हमारे खिलाफ आप संजय सिंह जी, तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र में आप कुछ नहीं कर पाए हैं, बंगाल का विकास करने जा रहे हैं, और ऐसी कौन सी दूध की गंगा है जिसमें स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं? बड़े आरोप, जवाब चाहूंगा। कांग्रेस आई और कांग्रेस सेकुलर है, इसका क्या जवाब देंगे? ये कोई विचार तो है नहीं। देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आई और उस समय जितने विद्वान थे, जितने देशभक्त थे, वो सामने आए, पढ़े लिखे लोग सामने आए और वो लड़े। धीरे धीरे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से अलग हुए, उन्होंने अपनी अलग अलग स्थितियां बनाई। बीच में ना बोले भाई साहब। और खुद इनकी स्वयं कांग्रेस की मुखिया श्रीमती गांधी भी कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस आई बनाई, फिर एक कांग्रेस सेकुलर बना। इन इतिहास पर ना जाए, इनके अपने इतिहास पढ़ेंगे तो दुनिया भर के गड्ढे दिखाई देंगे इनको। दूसरी बात, मैं आज इनसे बार बार ये कहता हूं, धर्म और अधर्म की बात करते रहते हैं। आज एक विषय ऐसा बता दीजिए, क्या रोजगार का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे व्यवसाय का विषय हो, चाहे सुख शांति समृद्धि का विषय हो, ऐसा कौन सा विषय है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ अब बंगाल नंबर 1 है? आप वो दिन याद कीजिए जब इन्हीं के कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कलकत्ता जो है मुंबई से भी ज्यादा आगे हुआ करता था। मैं आज वो वक्त नहीं कह रहा हूं। और आज वही दिन है जहां से व्यवसायी को भगाया जाता है और लौट के वहां को व्यवसायी वापस नहीं दिया। ये बेरोजगारी को देखिए, बेरोजगारी बनाकर रखना भी, बेरोजगार को लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे देश को आजाद कराने के लिए। आप पट्टू बने थे अंग्रेजों के, आपने वहां पे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार 42 में, याद है आपको? भूल गए हैं आप? बंगाल के अंदर ही। डॉक्टर सुनील, सवाल मेरा ये कि हर चीज बंगाल को सोचकर की जा रही है, केंद्र पर ये भी आरोप लगते रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कह रही हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बंगाली वोट की सियासत पराक्रम दिवस के रूप में कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का वोटर के ऊपर? नहीं, बिल्कुल। जिन लोगों की पहचान है, मतलब जो लोग देश में जाने जाते हैं, जिन लोगों की विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं, निश्चित तौर से ऐसा होता है कि वो वोट को प्रभावित करते हैं। आप केंद्र में लोकसभा के चुनाव में देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को किस तरीके से पार्टियों ने बनाया। तो बिल्कुल ये सुभाष चंद्र बोस की वहाँ चर्चा होती है, और जो सुभाष चंद्र बोस जी को मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा से जो लोग प्रभावित हैं, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं वोटों को प्रभावित होंगे उससे। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव की यदि हम चर्चा करें थोड़ा सा, तो तृणमूल कांग्रेस में और भाजपा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मुझे लगता है 3% के आसपास का अंतर है। और यदि AIMM या और छोटे राजनीतिक दल विपक्ष में बीजेपी के खिलाफ जाएं, या AIM बीजेपी को लाभ पहुंचाने की स्थिति में जाए, तो निश्चित तौर से वहाँ के चुनाव प्रभावित होंगे। और मुझे लगता है कि जब सत्ता के इस स्तर तक कोई बातें आ जाएं कि जहां 2 या 3% के आसपास की लड़ाई रह जाए, तो ये छोटे छोटे घटक दल, बीजेपी भी उस लहजे में न रहे कि हमारे जो केंद्र में या जहां हमने जिन पार्टियों के साथ राजनीतिक गठबंधन किया है वो हमारा पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि उन्होंने 2 या 3% वोट भी प्रभावित करने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत पीछे रह जाएगी। चलिए आऊँगा आपके पास। इस बीच खबर एक और आ रही है, बंगाल चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कल एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें JP नड्डा और अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। नीरज, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम तो शुरू से भाई साहब आपको बोलते जा रहे हैं कि कितने लोग मीटिंग कर लें, मीटिंग से कोई हमें नहीं असर पड़ने वाला है। इसलिए देखिए, बार बार मैं बोलता रहा हूँ इस चीज को कि ये लोग नहीं, पिछले 48 घंटे में अगर कोलकाता की बात करें, मिदनापुर की बात करें, तो वहां रैली हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है,
जान पर बन रही है लोगों की, और ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री के साथ अगर मीटिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी इसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इस पर नजर रहेगी तृणमूल कांग्रेस की। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, यह बड़े नेता तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब किसानों को संबोधित करते हैं 51 मिनट का लंबा भाषण में 17 मिनट बंगाल पे बोलते हैं, तो हमको तो आदत सी हो गई है इनको बड़े नेता की। अब बड़े नेता मैं कैसे मान लूं कि मुख्यमंत्री के सामने देश के प्रधानमंत्री को भी गरिमा को ये लोग मिट्टी में मिलाते हुए जा रहे हैं। और रही बात इन लोगों के, ये घटक दल अपने गठबंधन का इज्जत करते हैं कि जदयू के विधायक अरुणाचल में अपने में समेट लेते हैं और वहां पर जाते हैं लड़ने, तो बोलते हैं कि उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो वहां पे काम के बल पे वोट मांगता हूं, जनता के बीच में जाकर बोलता हूं, यही चीज मैं बारंबार बोलता हूं। और ये लोग दिल्ली से बैठकर और बंगाल में पहुंचकर भ्रमित करने का काम करेंगे। कुछ नहीं बनेगा तो हिंदू मुसलमान करेंगे, तो हिंदू मुसलमान तो पिछले 40-50 सालों से करते आ रहे हैं। जिस दिन हिंदू मुसलमान की दुकान बंद हो गई, उनका राजनीतिक बोरिया बिस्तर बंध गया। बंगाल में रोजगार पूछ रहे हैं, देश में जवाब नहीं देंगे। बंगाल में कृषि की व्यवस्था पूछेंगे, देश पे जवाब नहीं देंगे। बंगाल की जीडीपी को चर्चा करेंगे, देश की जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे लेके चले जाएंगे। अब बताइए ना इनको, अब इनको क्या कोई जवाब दे भाई? इनसे पूछे तो हमसे पूछेंगे, ये हम देश की से बात करेंगे, ये बंगाल की बात करेंगे, हम दिल्ली की करेंगे तो कलकत्ता की करेंगे। केंद्र में जब आप होते हैं तो राज्यों की बात करते हैं, और राज्यों के चुनाव में जब आप जाते हैं तो केंद्र की बात करते हैं। संजय जी, कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करिए थोड़ा। तृणमूल कांग्रेस के नेता कंफ्यूजन। मैं 2 सवाल का जवाब दूंगा। बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे कि ये अमित शाह जी नड्डा जी से बात कर रहे हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है एक प्रजातंत्र है और लोग आपस में बैठ के निर्णय लेते हैं। ये टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी जो कहेगी वही सही है, ममता बनर्जी जो कहीं वही सही, ये उनके यहाँ लैंग्वेज है। उनके यहाँ किसी से पूछा नहीं जाता और यही कारण है कि सब जितने बड़े नेता हैं वहां से नाराज होके हट जाते हैं। दूसरी बात ये इनके अहंकार के सामने कोई शुभेंदु वगैरह सब बहुत छोटे नेता हैं। मैं इस बात को समझता हूँ, ममता बनर्जी का अहंकार इतना बड़ा है कि जो आज रावण का रूप ले चुका है और बहुत जल्द राम पहुंचने वाला और शायद ये अहंकार को खत्म करने वाला है। अब दूसरी बात पर आता हूँ, सुन लो सब मित्रों, सुन लो जरा मित्रवर, आनंद लीजिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक राज्य के चुनाव में कुदा रहे हैं और मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी को आप ही लोग बोलते रहे भैया, हम नहीं बोलते रहे हैं, लेकिन आप लोग बोलते रहे हैं। उनको ले आकर अपने खेमे में घुसाए हैं, जेल भेजना चाहिए महाराज, भ्रष्टाचारी आदमी है। तो ममता बनर्जी को असर पड़ता है, सहारे की जरूरत पड़ी तभी उन्होंने कांग्रेस की ओर हाथ बढ़ाया। उनको लग रहा है कि मझधार में कहीं उनकी नैया है। ममता बनर्जी को भी सहारे की जरूरत है तो कांग्रेस को भी सहारे की जरूरत है, ऐसा भी लग रहा है। संजय जी, आप मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन सहारा तो कांग्रेस भी ढूंढ रही है, क्योंकि तमाम अगर राज्यों की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों के सहारे के बिना उतनी ज़्यादा रफ्तार से नहीं चल पा रही। यहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे तो उतना ज़्यादा शायद नहीं रोक पाएंगे। मैं कहना चाहूँगा भूपेश जी, अगर राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए इस हद तक गिरना पड़े जितना बीजेपी गिरना चाहती है, तो कांग्रेस को ऐसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। मगर हम जरूर लड़ेंगे, मूल्यों के साथ लड़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता हमारे फ्रंट में रहेगा, जो लोकतंत्र की आस्था है, हमारे संविधान की आस्था है, जो ये लोग नहीं मानते। इन्होंने कहा, इनके नेता अनेक बार कह चुके हैं, अनंत हेगड़े कह चुके हैं, बहुत से इनके आरएसएस के चीफ कह चुके हैं कि इस देश के अंदर संविधान बदलना चाहिए। हम इस देश के संविधान के अकॉर्डिंग सत्ता प्राप्ति यदि होगी तो करेंगे, नहीं तो सेवा की भावना है। इनकी तरह देश को जलाने की सोच हमारी नहीं है। नंदीग्राम में शुभेंदु ने चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी नंदीग्राम में आए, यहां से चुनाव लड़ें, 50,000 से ज्यादा मार्जिन से मैं जीत कर दिखाऊंगा, अगर नहीं जीता तो संन्यास ले लूंगा राजनीति से। सुनील कौशिक से सवाल मेरा चलते चलते कंक्लूड आपसे करेंगे। समझना ये चाहेंगे कि अगर ये वहाँ से ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं तो जैसे तृणमूल कांग्रेस कह रही है अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए, अपना दमखम दिखाने के लिए, वहाँ पर सेंध लगाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, या अब टीएमसी की हताशा? नहीं, देखो, तृणमूल कांग्रेस का बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी। मुझे लगता है हराना बहुत मुश्किल होगा, और ये राजनीतिक मंचों से इस तरीके की भाषा हमने बहुत सुनी है कि कौन किसको हराता है, कितने वोटों से हराता है, कौन राजनीति से संन्यास लेता है। ये बहुत
बहुत चीज़ें चुनाव के समय पे आएंगी, लेकिन ममता बनर्जी का 2 जगह से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं शंका जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर से निश्चित तौर से डरी हुई हैं कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहती है। और मुझे लगता है कि 1 जगह से भी वो चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित तौर से वो जीतेंगी, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा तृणमूल कांग्रेस का, या मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल का, वो बिल्कुल नीचे से निकल के आई हैं, धरातल से निकल के आई हैं, और वो चीज़ें उन्होंने वो संघर्ष किया है कि मुझे लगता है कि आज की स्थिति में पश्चिम बंगाल में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं होगा किसी भी पार्टी में जितना संघर्ष ममता बनर्जी ने किया है। दूसरा, आपने देखा होगा कि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यदि हमला हो जाए, जिसके पास Z+ की सुरक्षा हो और उसके बावजूद भी यदि सेंध लग जाए, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीति कर रही है, किसी भी स्तर तक जा सकती है, ये भी सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। जहां जहां रैलियां होती हैं वहां पर पत्थर चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं। एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी का ये पलटवार कि जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, अब हम भी यही करेंगे। बीजेपी का कहना है ये चाल चलन आपका है, हमारा नहीं है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, कितने चरण में चुनाव होगा, रैलीज होंगी, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, गृहमंत्री अमित शाह भी जाएंगे, लगातार दौरे होंगे, किस तरीके से दीदी उनको टैकल करती हैं ये भी देखना होगा। आने वाले समय में पॉलिटिकल पारा जरूर बढ़ेगा और हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और अपने दर्शकों को अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल संजय सिंह बीजेपी के लीडर हमारे साथ मौजूद रहे, संजय गुप्ता कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद रहे, नीरज राय तृणमूल कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद रहे, डॉक्टर सुनील कौशिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए हमारे साथ मौजूद रहे। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सलाम।